नमस्कार। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम तुगलक वंश के अंतर्गत 7वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो विद्रोह हुए उन विद्रोहों का अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय के विद्रोहों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो उसके शासक बनने के तुरंत बाद हुए जिन्हें हम प्रारंभिक विद्रोह कहते हैं, और दूसरे जो कुछ समय बाद हुए जो बाद के विद्रोह के अंतर्गत हमने रखे हैं। प्रारंभिक विद्रोह मोहम्मद तुगलक की गृह नीति की विफलता के कारण नहीं हुए। उनका मुख्य कारण कुछ प्रभावशाली अमीरों की महत्वाकांक्षापूर्ण योजनाएं थी, क्योंकि ये विद्रोह शुरू में ही हो गए थे। जैसे सुल्तान बना मोहम्मद बिन तुगलक, और ये जैसा कि राजतंत्र में होता ही है कि उस समय जो अन्य शक्तिशाली सामंत लोग होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं स्वयं सुल्तान बनने की होती हैं, वो नए नए बने सुल्तान को अपदस्थ करने का प्रयास करते हैं। इसी सिलसिले में पहला विद्रोह सुल्तान के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरशस्प ने किया, जो गुलबर्गा के निकट सागर का सूबेदार था। 1327 ईस्वी में उसे पराजित किया गया और उसकी जीवित ही खाल खिंचवा ली गई। दूसरा विद्रोह कौडन, जिसे आधुनिक सिंहगढ़ कहा जाता है, कि हिंदू सामंत का हुआ, वह भी पराजित हुआ और उसे भी दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा विद्रोह मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा ने किया, जिसके अधिकार में मुल्तान के अतिरिक्त उच्च तथा सिंध भी थे। उसे भी पराजित किया गया और पराजित करके कत्ल कर दिया गया। तो ये प्रारंभिक विद्रोह थे, और इन विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था बहाउद्दीन गुरशस्प का, जो अपने आप को मोहम्मद बिन तुगलक का एक बराबर का सुल्तान सिद्ध करने की कोशिश उसने की थी। बाद के विद्रोह जो बहुत ज़्यादा संख्या में हुए और संभवतः मोहम्मद तुगलक के समय में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए थे, और इन विद्रोहों का कारण सुल्तान की कर बढ़ाने की अत्याचारपूर्ण नीति और उसके द्वारा जनता को दिए गए क्रूर दंड थे। कुछ कारण उस राजधानी परिवर्तन और मुद्रा सुधार से संबंधित थे, जिनके परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा अप्रिय हो गया था, और तुगलक की इस अप्रियता के फ़ायदे उठाने के लिए कुछ अन्य शक्तिशाली लोगों के द्वारा इन विद्रोहों को प्रोत्साहित किया गया। पहला विद्रोह 1335 ईस्वी में सैयद जलालुद्दीन एहसन ने मावर, जिसे मदुरा के आसपास है, उसमें किया। स्वयं मोहम्मद वहाँ पर गया और इस विद्रोह का दमन करने के लिए, परंतु वह इसे दमन करने में सफल नहीं हुआ और मावर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। दूसरा विद्रोह लाहौर के सूबेदार अमीर हुलाजू द्वारा किया गया। उसको पराजित कर दिया गया सुल्तान के द्वारा और उसको मार डाला गया। तीसरा विद्रोह दौलताबाद के सूबेदार के पुत्र मलिक हुसैन ने 1335-36 में किया, परंतु उसके बाद उसने हथियार डाल दिए और सुल्तान ने उसे क्षमा कर दिया गया। चौथा विद्रोह बंगाल के शासक ने किया, जिससे दबाने के लिए सुल्तान ने सेना भेजी और उसे मार डाला गया। और इस विद्रोह के बाद जो पारंपरिक वहाँ पर द्वंद्व पैदा हुआ, उसमें एक अली मुबारक ने दिल्ली सुल्तान की सहायता देने की प्रार्थना की, परंतु उसे कोई खास सहायता नहीं मिली, और इसलिए उसने अपने आप को लखनौती का सुल्तान घोषित कर दिया, और इस प्रकार बंगाल भी दिल्ली से पृथक हो गया। पांचवां विद्रोह जो बंगाल का निजाम था, उसके भाई ने, जो कड़ा का विद्रोह सूबेदार था, उसने किया। वह हारा और उसे जीवित ही उसकी खाल खिंचवा ली गई। छठा विद्रोह बीदर के सूबेदार नसरत खां ने किया, परंतु उससे भी पराजित कर दिया गया और उसकी जो जागीर थी उस जागीर को भी जब्त कर लिया गया। बीदर के सूबेदार का विद्रोह असफल सिद्ध हुआ। सातवां विद्रोह गुलबर्गा में अली शाह के नेतृत्व में किया गया, उसे भी पराजित कर दिया गया और उसे पराजित करके गजनी निर्वासित कर दिया गया।
आठवां विद्रोह अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किया। ये संभवतः बाद में किए गए विद्रोह में सबसे भयंकर था। इस सरदार की गणना चोटी के अमीरों और पदाधिकारियों में होती थी, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी ये बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुका था, जिसका अध्ययन हम पीछे कर चुके हैं। एक योग्य सिपाही होने के साथ साथ वह विद्वान भी था और इस्लामी शास्त्रों का भी उसे ज्ञान था। मुनसाते महरू और इंसा महरू नामक पुस्तक भी इसने लिखी। मुनसाते महरू या जिसे इंसा महरू भी कहा जाता है, वो नामक पुस्तक भी उसने लिखी, जिसमें फिरोज तुगलक की शासन व्यवस्था का अच्छा वर्णन किया गया है। और इसने भी विद्रोह का झंडा उठाया, क्योंकि इसका स्थानांतरण कर दिया गया था। आइन उल मुल्क ने समझा कि स्थानांतरण उसको समाप्त करने के लिए किया है, इसलिए उसने विद्रोह कर दिया। वह हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। सुल्तान ने उसे अपदस्थ कर दिया और उसे अपमानित किया, परंतु सुल्तान को लगता था कि ये जो विद्रोह किया गया था इसमें इसका कोई मन नहीं था, इसे मजबूर होकर इसको विद्रोह करना पड़ा। जो परिस्थितियों बस जो कन्फ्यूजन हुआ उसके कारण इस हुआ, इसलिए उसे मारा नहीं गया, उसे जीवित रहने दिया गया। नौवां विद्रोह शाह अफगान नामक एक विद्रोही ने किया, जिसने मुल्तान के सूबेदार को मार डाला और नगर पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद स्वयं उसे दंड देने के लिए गया, और ये जब खबर शाहू को मिली तो पहाड़ों की ओर वो भाग गया, और इस प्रकार से उसका विद्रोह भी दबा दिया गया। 10वां विद्रोह सुनम और शमाना में हुआ। इस दबाने के लिए सुल्तान सेना लेकर पहुंचा, परंतु उसकी सेना के वहां पहुंचने के कारण उसने जो जाट और भट्टी राजपूत थे उनको पराजित किया और उन्हें विद्रोही नेताओं को दिल्ली ले जाया गया, और वहाँ पर बलपूर्वक उनका धर्म परिवर्तित करके उन्हें मुसलमान बना दिया गया। 11वां विद्रोह जो बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था, वह विद्रोह 1336 ईस्वी में हरिहर नामक एक साहसिक व्यक्ति के द्वारा किया गया, जो हिंदू था। उसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया और विद्रोह करके एक नए राज्य की नींव डाली, जिसे हम विजयनगर राज्य कहते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के समय में हुई, जिसे आगे जाकर विजयनगर साम्राज्य के रूप में जाना गया। यह दक्षिण भारत का एक प्रख्यात हिंदू और राज्य स्थापित हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिण का एक बहुत बड़ा भाग सुल्तनत के अधिकार से बाहर चला गया। 12वां विद्रोह 1345 ईस्वी में हुआ, और इसमें ये विद्रोह देवगिरी में हुआ 1345 ईस्वी में। जो 12वां विद्रोह था वो स्थानीय पदाधिकारियों के कठोर व्यवहार और लूट खसोट के कारण देवगिरी की जो जनता थी उसने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अगर हम फरिश्ता की बात माने तो कहता है कि चारों दिशाओं से विद्रोह की आग फैल गई, और उसके परिणाम स्वरूप ये देवगिरी का देश था, ये राज्य था, वो बर्बाद और उजड़ हो गया। तो यहाँ हमें एक ये महत्वपूर्ण विद्रोह देखने को मिलता है, जिसमें जनता ने बिना किसी राजा या सामंत या सूबेदार के स्वयं विद्रोह किया। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना उस समय की मानी जा सकती है। 13वां विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण था। वो विद्रोह विदेशी अमीरों का हुआ, जिसे अमीर सादा कहा जाता था, और ये बहुत सारे विशेषाधिकारों पर प्रयोग करते थे। इन विदेशी अमीरों ने राज्य के धन को गबन कर लिया था, और साथ ही दूसरे विद्रोहियों को सहायता भी दी थी, और उन्होंने दक्षिण के अराजकताग्रस्त प्रदेशों पर लूटमार प्रारंभ कर दी थी। सुल्तान ने मालवा के सूबेदार अजीज खुमर को इन अमीर सादा को दंड देने के लिए भेजा, और अजीज ने धोखे से उनमें से अनेक का वध कर दिया, और इससे गुजरात के विदेशी अमीरों में भी असंतोष फैल गया, और उन्होंने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया।
उन्होंने अजीज़ को पकड़कर मार डाला। इस कारण सुल्तान को स्वयं उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों के लिए प्रस्थान करना पड़ा। दभोई के निकट उसने अनेक विद्रोहियों को परास्त कर दिया और इसके बाद सुल्तान को एक से एक सफलताएं वहाँ पर मिलती गई और इस प्रकार उन्होंने इन विदेशी अमीरों, जिन्हें अमीर सादा कहा जाता था, का पूर्ण दमन कर दिया। 14वां विद्रोह देवगिरी के विदेशी अमीरों ने किया। उन्हें भी जब लगा कि जो अमीर सादा है उनका पतन निश्चित हो गया, तो उन्हें भी अपने भाग्य अंधकार में दिखने लगा। तो उन्होंने विद्रोह करके देवगिरी पर अधिकार कर लिया। वहाँ से बरार, खानदेश, मालवा में भी उपद्रव फैल गया। उपद्रव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सुल्तान को स्वयं देवगिरी जाना पड़ा। और इसी बीच गुजरात में भी विद्रोह हो गया। सुल्तान को उस ओर प्रस्थान करना पड़ा। इससे देवगिरी के विद्रोहियों को अवसर मिल गया और उन्होंने अपने राज्य में से दिल्ली सल्तनत के जो गुलामी का जो झंडा था उसे उखाड़ फेंका, प्रभुत्व का जुआ उखाड़ फेंका और एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जो आगे जाकर बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 15वां विद्रोह जो गुजरात में हुआ, जिसे दबाने के लिए सुल्तान गया था। सुल्तान ने तागी नामक विद्रोही को खदेड़ दिया, जो उस समय गुजरात में विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। उसे सिंध में थट्टा नामक स्थान पर शरण लेने को बाध्य किया और विद्रोह को दबाकर मोहम्मद बिन तुगलक शासन व्यवस्था का पुनर्संगठित करने के लिए और जूनागढ़ को जीतने के लिए 3 वर्ष तक गुजरात में रुका और उसके बाद वह तागी को दंड देने के लिए सिंध की ओर बढ़ा और वहाँ पहुँचकर बीमार हो गया और उसी बीमारी की स्थिति में 20 मार्च 1351 ईस्वी में उसका देहांत हो गया और इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का जीवन समाप्त हुआ। इतिहासकार बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसे अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा और ये हमें एक महत्वपूर्ण विद्रोह जो देवगिरी में हुआ वो जनता के द्वारा भी किया गया और इन विद्रोहों के परिणाम स्वरूप बहुत सारे नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। बहुत सारे क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधिकार से बाहर चले गए और एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत की जो विस्तार था वो विस्तार सिकुड़ गया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आशा है आपको मोहम्मद बिन तुगलक में जो विद्रोह है उनको समझने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।